हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सब ने मुझे बहुत बार कहा कि सर सीआरपीसी को जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, हमको एग्ज़ाम देना है, और आपने आईपीसी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीआरपीसी। पर सीआरपीसी को लिटरली शुरू करने से पहले, उसके सेक्शंस को देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सीआरपीसी एक्चुअली में है क्या। इसको समझना पड़ेगा कि सीआरपीसी जो है वो है क्या, ये कब बना, ये कब लागू हुआ, कितने अध्याय यानी कि चैप्टर्स हैं, कुल कितने सेक्शंस हैं, कुछ शेड्यूल्स भी इसमें ऐड हैं, और इससे पहले भी कोई सीआरपीसी चलती थी क्या, क्योंकि हम देखने वाले हैं सीआरपीसी 1973 का ये कोड है। क्या उससे पहले कोई ऐसा कानून नहीं होता था क्या, और होता था तो उसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। साथ में हम जानेंगे सीआरपीसी के शेड्यूल्स के बारे में, जो हमको आगे बढ़ने पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आज हम समझने वाले हैं कि जितने भी अध्याय हैं उनके नाम, क्योंकि ये सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है। आप लोग यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनेंगे या यूपी पुलिस से इतर भी कोई लोग देख रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको टॉपिक का पता होना ज़रूरी है कि क्या टॉपिक एक्चुअली में आप पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक्स को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि सीआरपीसी होती क्या चीज़ है, क्योंकि जनरली लोग आपको बताते नहीं है कि कौन सा अध्याय है, कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं। पर प्रश्न अध्यायों से ही बन सकते हैं कि कौन सा अध्याय है, दूसरे अध्याय का क्या नाम है, उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक धाराएं हैं, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। और इस सब इंस्पेक्टर के लिए तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप जब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, दरोगा बन जाएंगे, फिर उसके बाद एसएचओ हो जाएंगे, तो एसएचओ को बोला जाता है किंग ऑफ सीआरपीसी, मतलब इतनी पावर होती है। पर इतनी लंबी चौड़ी बात करने से पहले चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो थोड़ा सा आज लंबा हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल विचलित मत होइए, क्योंकि कितने अध्याय पढ़ाने हैं, 37 अध्यायों के बारे में बताना है। आईपीसी में केवल 23 अध्याय थे, इसमें 37 अध्याय हैं, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से नहीं हूँ। और लॉ बैकग्राउंड वाला आदमी अगर आपको इस तरह से मूल विधि पढ़ा रहा है, इतने सरल वे में मूल विधि पढ़ा रहा है, तो आप सोचो कितनी मेहनत लगती होगी, कितना रिसर्च करना पड़ता होगा, कितने फैक्ट्स को अच्छे से कवर करना होता होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं जो सीआरपीसी है, ये 1973 का एक्ट है, ये 1973 में बना। और सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, सीआरपीसी को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, सी कैपिटल होता है, आर स्मॉल होता है, पीएनसी क्या होता है, कैपिटल होता है। और सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हिंदी में बोला जाता है दंड प्रक्रिया संहिता, हिंदी में बोला जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईपीसी और आईपीसी क्या चीज़ है। देखो, हमने आईपीसी पढ़ी, आईपीसी में हमने ज़्यादातर क्या चीज़ें देखी थी। आईपीसी में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वो कब अपराध होगा, यानी किसी व्यक्ति का कोई कार्य कब अपराध होगा और उस अपराध के लिए क्या दंड होगा, ये आईपीसी बता रही है। यानी कि सीधे सीधे बात है, आईपीसी बताती है कि अपराधों की परिभाषा को, और यदि कोई व्यक्ति उन अपराधों करता है तो उसके लिए दंड क्या होगा, ये सिंपल बता के आईपीसी ने काम खत्म कर दिया। बट आईपीसी ने ये बात नहीं बताई कि ये जो कोई अपराधी है, जो अपराध करेगा और उसको दंड मिलेगा, ये पूरा प्रोसीजर कैसे होगा। मतलब पूरा प्रोसीजर वर्ड पकड़ो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोसीजर, और यहाँ पे हिंदी में शब्द है प्रक्रिया। यानी कि क्या प्रक्रिया रहेगी कि उस अपराधी ने जो अपराध किया है उसका दंड उसको मिले। देखो, सिंपल सी बात है, जब कोई अपराधी अपराध करता है तो सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर लिखी जाती है। उसके बाद फिर अगर कोर्ट में फिर मतलब मजिस्ट्रेट साहब देते हैं कि भाई गिरफ्तारी वारंट निकालो। अगर संज्ञेय अपराध है, आगे पढ़ेंगे, संज्ञेय अपराध है, संगीन अपराध है, तो तुरंत से गिरफ्तारी हो जाती है। फिर जांच होती है, चार्जशीट बनती है, कोर्ट में जाता है, विचारण होता है, तारीखें लगती हैं। ये एक जन सामान्य की बात है। और उसके बाद सुनवाई होकर जो भी फैसला आता है वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है। वो जो मुलजिम है वो मुजरिम सिद्ध हो जाता है या वो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये बात है। आईपीसी ने बताया अपराध क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, बट उस
उस अपराधी को दंड देने का विधान क्या है, कैसे मतलब किस प्रक्रिया से, किस प्रोसीजर से उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, किस तरीके से पूरा का पूरा प्रक्रिया चलेगी, पूरी प्रोसीजर चलेगी, वो पूरा का पूरा जानकारी मिलती है हमको सीआरपीसी 1973 में। यानी कि वो पूरी प्रक्रिया जिसके तहत किसी अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। साथ में मजिस्ट्रेट की पावर, चाहे वो न्यायिक मजिस्ट्रेट हो या कार्यपालिक मजिस्ट्रेट हो। न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जजेस होते हैं, और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट में आते हैं आपके डीएम एसडीएम आते हैं। पुलिस के अधिकारियों की शक्ति हो, और तमाम चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं, तमाम चीज़ें इसमें हैं। तो अब समझ लेते हैं, ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अब ज़रा सा भी स्किप नहीं कर सकते। तो जो सीआरपीसी है 1973 में बन के तैयार हुआ, जैसे आईपीसी बना था 1860 में, 1860 में, पर वो लागू कब हुआ? वो लागू हुआ 1 जनवरी 1862 को। इसी प्रकार सीआरपीसी एक्ट जो है वो 1973 का है, बट ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 1974 को। ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, अध्याय कितने हैं? तो कुल अध्याय हैं 37, कुल अध्याय हैं 37, और कुल धाराएं यानी कुल सेक्शंस हैं 484, 484 धाराएं हैं। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो सीआरपीसी 1973 लागू हुआ 1 अप्रैल 1974 को। अध्याय हैं कुल मिला के 37 और धाराएं हैं 484। देखो आईपीसी में हमने शेड्यूल्स ने देखा था। संविधान में क्या चीज है? संविधान में हमने देखा है कि वर्तमान में 25 भाग हैं, और कोई बोलता है 448, कोई बोलता है 465, पर हमने जो संविधान की वीडियोस डाली थी उसमें बताया था कि 465 अनुच्छेद हैं, अगर काउंट करके आप आएंगे तो 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं। इसी तरह आईपीसी में तो अनुसूचियां नहीं है, पर सीआरपीसी में अनुसूचियां भी हैं। सीआरपीसी में अनुसूचियां भी हैं। अनुसूचियों में एक्स्ट्रा नॉलेज को ऐड करके रखा जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ऐड करके रखा जाता है, जिसको एक्ट के धारा प्रवाह क्रम में नहीं रखा जा सकता। एक्ट एक क्रम से चला आ रहा है क्षमा चाहता हूं, एक्ट एक क्रम से चला आ रहा है, तो उस क्रम को खंडित ना करते हुए अलग से जो जानकारी देनी होती है वो अनुसूचियों में दे दी जाती है। तो अभी तक 2020 से पहले तक जो सीआरपीसी था उसमें 2 अनुसूचियां थी। उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 2 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भी 2 ही अनुसूचियां हैं, बट मैं यहां पे लिख रहा हूं 2+1। हो सकता है जब तक आपका एग्जाम हो ये 2 से 3 हो जाए। वर्तमान में 2 हैं, प्लस में 2 मैं यहां लिख रहा हूं 2+1, है ना, 2+1 लिख रहा हूं, यानी कि एक अनुसूची को अभी जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा चुका नहीं है, जोड़ा जा रहा है, एक शेड्यूल को जोड़ा जा रहा है। 2020 में सीआरपीसी का अमेंडमेंट एक्ट आया था। सीआरपीसी में संशोधन करने के लिए एक बिल आया था, एक्ट तो बोलना ठीक नहीं है, एक बिल आया था। एक्चुअली में एक्ट तब होता है जब पारित हो जाता है। एक बिल आया था और वो बिल राज्यसभा से पास हो चुका है, जबकि वो लोकसभा में अभी चर्चा बाद में होगा। कोविड-19 चल रहा है तो उसके लिए अभी संसद का सत्र नहीं लग रहा है, तो राज्यसभा से वह पास हो चुका है, लोकसभा से अभी पारित होना बाकी है। उसके बाद जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो वो अनुसूची भी ऐड हो जाएगी। तो आपको याद रखना है 2 अनुसूचियां अभी हैं, एक पे काम चल रहा है, ठीक है। राज्यसभा से ये अनुसूची जो 2020 में अमेंडमेंट हो रहा है, संशोधन हो रहा है, ये वहां से पास हो चुका है। अब एक बात दिमाग में आती है कि सर आईपीसी तो 1860 से है और सीआरपीसी 1973 से है, तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो सीआरपीसी प्रोसीजर बता रही है, प्रक्रिया जो बता रही है, क्या इससे पहले कोई प्रोसीजर नहीं था? बिल्कुल था मेरे भाई, बिल्कुल था। एक्चुअली में 1973 से पहले जो सीआरपीसी लगती थी वो लगती थी सीआरपीसी 1898, 1898 की सीआरपीसी लगती थी, जिसमें कुल मिला के 46 अध्याय थे। वर्तमान सीआरपीसी में अध्याय हैं 37, पर 1898 की सीआरपीसी जिसके स्थान पर 1973 की सीआरपीसी आई, उसमें अध्याय थे 46, धाराएं थी 565 और अनुसूचियां थी 5।
तो ये वाला का आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए तो बता देना कि सीआरपीसी 1973 से पहले सीआरपीसी 1898 लागू थी, जिसमें अध्याय 40 थे, धाराएं 565 थी और अनुसूचियां थी पांच अनुसूचियां थी। तो इसको हटा क्यों दिया गया? इससे काम चलता रहता नहीं। देखो तौर तरीके बदल, अपराध तो सेम ही रहते हैं। अपराध, मर्डर पहले भी होता था, मर्डर अभी भी होता है, रेप पहले भी होता था, अब भी होता है, लूट पहले भी होती थी, अब भी होती है। तमाम तरह के अपराध हैं, बल्कि नए नए अपराध निकल के आ रहे हैं। एक वीडियो में आपको बताऊंगा मैं, एक नया अपराध निकल के आ रहा है, सेक्सटोर्शन। अब मैंने आपको एक उद्दापन चीज बढ़ाई थी, उद्दापन, जिसको एक्सटोर्शन बोलते हैं, डरा धमका के चल या अचल संपत्ति की मांग करना। तो एक इसी तरह का एक नया अपराध निकल के आया है जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चल रहा है, जिसको बोलते हैं सेक्सटोर्शन। यानी कि उसमें क्या होता है उसके बारे में अलग से ही बताऊंगा, ठीक है, यहाँ नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नए नए अपराध आते रहते हैं, उनको अलग अलग कानून बना के ऐड किया जाता रहता है। बट देखो यहाँ पे जो चीजें पुरानी हो चुकी थी, वो मतलब तरीके पुराने हो चुके थे, कोर्ट्स के तरीके पुराने हो चुके थे, कोर्ट्स में जो रैंक्स हैं अधिकारियों की वो सब बदल चुकी थी, पुलिस के काम काज करने के तरीके बदल चुके हैं। तो जो चीज़ पुरानी हो गई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, तो हमने फिर नया सीआरपीसी लेके आ गए 1973। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं, देखो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम अनुसूचियों को देखते हैं कि अनुसूचियों में एक्चुअली में है क्या चीज़। देखो अनुसूची है, 3 मान के चल रहे हैं ना, मैंने बता दिया क्यों 3 मान रहे हैं। अब पहली और दूसरी अनुसूची तो पक्की है, तीसरी भी संसद में अभी पेंडिंग है, उस पर विचारण होना है, राज्यसभा से पास हो गई, लोकसभा से पास होना है। पहली अनुसूची का नाम है अपराधों का वर्गीकरण, है ना, अपराधों का वर्गीकरण। अरे ये कौन सी बात हुई, अपराधों का वर्गीकरण होता है, यानी कि अपराधों को बांट दिया गया। किस आधार पे बांट दिया गया? उनके आधार, किस आधार पे बांट दिया गया कि आपको अभी जब मैं धारा 2 पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारे सब सेक्शंस आएंगे, 2A, 2B, 2C, 2D ऐसे करके आएंगे। उसमें हम अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे, तो हमको पता लगेगा उसमें कि जमानतीय अपराध, अजमानतीय अपराध, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, शमनीय अपराध, अशमनीय अपराध, जिनको आप बोलते हैं ना बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ऐसे आप पूरा पढ़ते हैं। तो ये अपराध हैं पूरे, इस टाइप से अपराध माने जाते हैं। जमानतीय अपराध कौन सा होता है? देखो अपराधों का वर्गीकरण समझ रहे हैं कि ये जमानतीय अपराध है, ये अजमानतीय अपराध है, यानी कि इसमें जमानत हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। ये संज्ञेय है, ये संज्ञेय है। संज्ञेय मामले क्या होते हैं आगे चल के तो अच्छे से बताऊंगा ही। संज्ञेय मामले होते हैं जो संगीन मामले होते हैं, संगीन जुर्म होते हैं, ठीक है, जिनमें एकदम से कार्रवाई होती है, एकदम से गिरफ्तारी हो जाती है, संगीन मामले होते हैं। असंज्ञेय वो होते हैं जो इतने मतलब गंभीर अपराध नहीं होते। तो इस तरह से पूरा बांटा हुआ है अपराधों को, और पूरी लिस्ट है, एक अनुसूची है जो पहली अनुसूची है जो अपराधों का वर्गीकरण के बारे में बात करती है। साथ में ये जो पहली अनुसूची है ये बात करती है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किस अपराध में सुनवाई करेगा। हम आगे जाएंगे तो हमको पता लगेगा कि मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वो अलग अलग कैटेगरीज के जजेस होते हैं, उनको हम देखेंगे, समझेंगे। तो इसी उसमें बताया गया है कि जैसे कि हमने मान लिया कि ए अपराध लिख दिया, तो उसके सामने लिखा रहेगा या तो जमानतीय या अजमानतीय, या तो संज्ञेय या असंज्ञेय, या शमनीय या अशमनीय। शमनीय का मतलब होता है जिसमें समझौता हो जाता है कि समझौते से निपटा लो बात। अशमनीय में होता है जिसमें समझौता नहीं होता है। और यहां पे आपको बात समझ में आएगी, अनुसूची में कौन सा मजिस्ट्रेट किस अपराध में सुनवाई करेगा ये पता लगेगा हमको कहां पे, अनुसूची 1 में। दूसरी बात है, जो दूसरी अनुसूची है, इस दूसरी अनुसूची में हमको पता लगेगा प्रारूप के बारे में। प्रारूप आपने देखा होगा, आपने भी फॉर्म भरे होंगे, आप फॉर्म भरते रहते हैं, तो उसमें आपके जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र इत्यादि मांगते हैं। तो नोटिफिकेशन में रहता है कि इस प्रारूप के अनुसार बनाए। प्रारूप मतलब कि किस तरीके से लिखा जाएगा। एप्लीकेशन लिखने का भी एक प्रारूप है, लेटर लिखने का भी एक प्रारूप है, निबंध लिखने का भी एक प्रारूप है। एक प्रारूप होता है कि भाई पहले निबंध लिखने में क्या होता है, पहले प्रस्तावना लिखी जाएगी, फिर पूरी बॉडी लिखी जाएगी, उसके बाद कंक्लूजन लिखा जाएगा, ये पूरी चीजें उसमें आ जाती हैं। तो प्रारूप है किस चीज के, कि समन कैसे लिखा जाएगा, वारंट कैसे लिखे जाएंगे, इनके सबके प्रारूप हैं दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची जो सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल है 2020, उसके द्वारा राज्यसभा में पास हो चुका है, जो भी विचारण में है, उसमें ये बात, उसमें तीसरी अनुसूची जोड़ी जा रही है, उसका विषय है
पीड़ित परिजन का बयान, यानी कि जो पीड़ित परिजन है उसके बयान संबंधी कुछ बात है। जब ये आ जाएगी तभी हमको ठीक से इसके बारे में पता चल पाएगा। तो अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि सीआरपीसी एक्चुअली में है क्या, इससे पहले क्या था, अनुसूचियों में क्या क्या चीज है, ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधे चलते हैं अध्यायों की तरफ। अब 37 अध्याय हैं। अब धैर्य से आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, आराम से बैठ के चीजों को समझते रहिए। जो पहला अध्याय है, देखो पहला अध्याय सामान्यतः क्या होता है, पहला अध्याय सामान्यतः क्या होता है कि उसमें प्रस्तावना की तरह से आप उस अध्याय को ले सकते हैं। पहले अध्याय को प्रस्तावना की तरह से ले सकते हैं। उसमें आपको पता लगेगा कि नाम और विस्तार कहाँ से है ना, उसके बारे में पता लगेगा कि सामान्य परिभाषाएं आपको पता लगेंगी। ऐसा अध्याय है। तो जो पहला अध्याय है, देखो यहाँ पे मैंने अध्याय लिख दिया है, अध्याय है। अब इसमें विषय क्या है, प्रारंभिक है। इसमें आपको नाम पता लगेगा, विस्तार पता लगेगा, आपको परिभाषाएं पता लगेंगी। तो ये पहला अध्याय है। और धारा कहां से कहां तक है, धारा है 1 से लेकर 5 तक, धारा है 1 से लेकर 5 तक। दूसरा अध्याय क्या कहता है, दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन। यानी कि जो न्यायालय हैं, दंड न्यायालय जो होते हैं, जो न्यायालय होते हैं जो दंड देने का काम करते हैं अपराधी को, उनके गठन की बात की जा रही है। दूसरे अध्याय में उनके गठन संबंधी उपबंध दिए गए हैं, उनके गठन संबंधी कानून बनाए गए हैं। दंड न्यायालयों तथा कार्यालयों का गठन, ये दूसरे अध्याय का विषय है। और इसमें धारा कहां से कहां तक है, धारा 6 से लेके 25A तक है। तीसरे में है न्यायालयों की शक्ति, जो कोर्ट्स हैं उनकी पावर्स के बारे में डिफाइन करता है सीआरपीसी का 3rd चैप्टर। न्यायालयों की शक्ति और धारा कहां से कहां तक है, 26 से लेके 35 तक इसमें बताया गया है, जो तीसरा चैप्टर है उसमें। चौथा चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे चैप्टर में 2 पॉइंट बताए गए हैं। चौथे चैप्टर में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी शक्तियों के बारे में जिक्र है चौथे चैप्टर में, और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता के बारे में इसमें उपबंध हैं कि मजिस्ट्रेट को कैसे सहायता मिलेगी, पुलिस को कैसे सहायता मिलेगी, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के बारे में वर्णन है अध्याय 4 में, चैप्टर 4 में। और धाराएं हैं 36 से लेके 40 तक। उसके बाद 5वां अध्याय कहता है व्यक्ति की गिरफ्तारी, कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, ये बताएगा अध्याय 5। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना जरूरी है। अध्याय 5 जो है वो धारा 40 से लेकर 60A तक विस्तृत है। धारा 40 से लेकर धारा 60A तक वो विस्तृत है। उसके बाद जो छठा अध्याय है, ये आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है, ये आपको बहुत काम आएंगे, परीक्षा में भी काम आ सकते हैं। देखो परीक्षा में बिल्कुल आ सकती हैं चीज़ें, क्योंकि एग्जामिनर ने पूरा सिलेबस डाल दिया है, कुछ भी आ सकता है। और कुछ लोग जो मुझे बोल रहे थे कि सर इसमें 2-3 ही प्रश्न हैं, तो भाई जिनको ऐसा लगता है वो मत करो, कि अगर आप पढ़ने से बचने के बहाने ढूंढते रहते हो, अगर थोड़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगी तो दिक्कत क्या हो जाएगी, आपको ही पुलिस के जीवन में काम ही आएंगी आगे चीज़ें। छठा अध्याय कहता है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। यानी देखो कोई व्यक्ति कोई भी काम कर देता है, कोई अपराध कर देता है, या कोर्ट को सामान्यतः अगर बुलाना भी पड़ता है या मजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ता है, चाहे वो कार्यपालिक हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, अगर उनको बुलाना है ना, हाजिर करवाना है किसी को, तो उसके लिए जो आदेशिकाएं हैं उनका जिक्र है कहां पे, अध्याय 6 में। हाजिर होने को विवश करना, कि भाई तुमको आना ही पड़ेगा, विवश करना। विवश करने के लिए जो आदेशिकाएं निकाली जाती हैं उनका जिक्र है अध्याय 6 में। और कौन कौन सी होती हैं, देखो समन होता है, समन बोलते हैं, अभी जब आगे जाएंगे तो बताएंगे। फिर ठीक है, वारंट होता है कि समन भेजा तो भाई तुमको आना पड़ेगा। अगर समन की तामील नहीं करता है, समन को नहीं मानता, तो फिर वारंट भेजा जाता है। और जब वारंट में भी नहीं निकलता, कि वारंट भी पुलिस में ढूंढती फिर रही है, वारंट के दम पे भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर उसको भेजा जाता है या तो तुम पेश हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति की हम कुर्की कर लेंगे। कुर्की करना आप समझते होंगे, अधिग्रहण कर लेंगे, हम उसको छीन लेंगे आपसे। तो ये देखो हाजिर होने के लिए विवश करने वाली आदेशिकाएं हैं, तो इनके बारे में जिक्र है कहां पे, अध्याय 6 में। और धारा है 61 से लेकर 90 तक। उसके बाद 7वें अध्याय में है चीजें पेश करने को विवश करने वाली आदेशिकाएं। यानी कि कोई चीज अगर कोर्ट देखना चाहता है, या कोर्ट किसी भी मामले में कोई चीज है, कोई भी विवाद का कारण बना हुआ है, या कोई भी चीज है जो किसी अपराध में है, या कोर्ट द्वारा वो चीज वांछनीय है, उसको देखना चाहता है कोर्ट,
तो उसको पेश करने के लिए विवश किया जाएगा। तो क्या भेजा जाएगा? समन भेजा जाएगा कि इस चीज को लेके प्रस्तुत हो जाओ। अगर समन के आधार पे लेके प्रस्तुत नहीं होता तो क्या भेजेंगे फिर? तलाशी वारंट, घर जाके देखो भाई के घर में कुछ पड़ा तो नहीं है, असला तो नहीं पड़ा है, फलाना सामान तो नहीं पड़ा है। और साथ में ये बताया गया है कि तलाशी के उपबंध क्या हैं, किस प्रकार तलाशी ली जाएंगी, कैसे कैसे पूरा प्रोसीजर चलेगा, ये अध्याय 7 में बताया गया है। और धारा है 91 से लेकर 105 तक इस चीज का जिक्र है। उसके बाद अध्याय 7A कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की तथा सम अपहरण के लिए प्रक्रियाएं। अब ये बहुत लंबा नाम है, आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं तो आपको वही चीज बता रहा हूं जो कोड में है एक्चुअली में। तो कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था, संपत्ति की कुर्की तथा सम अपहरण के लिए प्रक्रिया, यानी कि सीधे सीधे बात बोली जा रही है कि 7A में बताया गया है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति की यदि कुर्की करनी है तो कुर्की करने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके को अप्लाई करके उस व्यक्ति की कुर्की की जाएगी। यहां पे तो क्या था, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिका है कि या तो हाजिर हो जाओ या कुर्की कर ली जाएगी। ये तो बात आ रही थी 6 में, अध्याय 6 में इन चीजों का जिक्र है। अध्याय 7A कह रहा है कि कुर्की करनी है, और करनी कैसे है वो अध्याय 7A बताएगा। 7A अध्याय है धारा 105 में ही है, ए से लेके एल तक है, ए से लेके एल तक है, यानी कि ए से ABCD 105A BCD EFGHIJK L तक ये बात बताई गई है। उसके बाद 8वां बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपके काम आएगा जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी। परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति, यानी कि परिशांति, देखो जो शांति रहती है, जो हमारे समाज में शांति रहती है, अधिकारी लोग होते हैं, DM SDM होते हैं, और भी पूरा तंत्र होता है, प्रशासनिक तंत्र होता है जो हमारे समाज में शांति का माहौल बनाए रखता है। नहीं तो हमारे लोग तो दंगे भड़काने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, ए मैं हिंदू, ए मैं मुसलमान, ए मैं ऊंची जाति का, ए मैं नीची जाति का, ये पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो प्रावधान है, वो प्रावधान कहाँ पे हैं? अधिकारियों के पास जो प्रावधान है, जो प्रावधान किए गए हैं वो अध्याय 8 में किए गए हैं, और धारा 106 से 124 तक इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद अध्याय 9 कहता है पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। ये ठीक है कि कोई भी व्यक्ति है उसको पत्नी का भरण पोषण करना होगा, अपनी संतानों का भरण पोषण करना होगा, और अपने माता पिता का भी भरण पोषण करना होगा। इस संबंध में जो आदेशिका है वो किस अध्याय में है? वो है अध्याय 9 में। और धाराएं कहां से कहां तक हैं? 105 से लेकर 128 तक। अब देखो, इसीलिए तो समझाता रहता हूं भाई मैं, देखो यहाँ पे CRPC में भी ऑफिशियल आ गया है कि भाई पत्नी को भी पालना पड़ेगा, संतान को पालना पड़ेगा, और माता पिता जी की भी सेवा करनी पड़ेगी। तो कहाँ से करेंगे भाई? जब कमाओगे तभी तो करोगे मेरे भाई, बिना पैसे की दुनिया थोड़ी चलती है। तो मेहनत करो। अब ये सबसे बड़ा मोटिव है। अब कल को ब्याह भी होना है, आधों का तो ब्याह हो भी रहा होगा, बालक भी होने हैं, आधों के बालक हो भी रहे होंगे, और माता पिता तो पहले से जन्माए हैं। तो इसलिए भाई अच्छे से तैयारी करते रहो। चलो अब देखते हैं आगे। तो 10वें अध्याय में देखो क्या चीज़ है। 10वें अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां अध्याय भी, ये आपको ध्यान रखना है। लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है, ले लिया होगा। 10वें अध्याय में लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, ये है धारा 129 से 148। देखो, जब मैंने आपको IPC पढ़ाया था तो आपने पूछा था कि सर विधि विरुद्ध जमाव पढ़ाने के बाद आपने उस वाले सेक्शन में हमने देखा था, आपने बोला कि 144 नहीं पढ़ाया। एक दो लोग तो मुझसे झगड़ने भी लगे कि भाई तुम क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई देखो, अभी आपको जानकारी नहीं है, अब हमको पता है हमको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। तो फिर और झगड़ने लगे। तो मैंने फिर सीधे बोल दिया कि भाई वो CRPC की धारा 144 है, जिसमें 5 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते। एक्चुअली में वो अध्याय देखो यही है, 10वां अध्याय है, लोक व्यवस्था और प्रशांति को बनाए रखना। ये प्रशासन का काम है कि कैसे समाज, जो सोसाइटी है, पब्लिक है, जो लोग है हमारा, उसमें शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। इसी के अंदर देखो 129 से 148 यानी 144 में वो धारा आएगी जिसमें कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की शक्ति है अपने जिले में, अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आदेश को जारी करने की, जिससे लोक प्रशांति और व्यवस्था बनी रहे। उसके बाद 11वां अध्याय कहता है पुलिस का निवारक कार्य, यानी कि पुलिस के कार्य के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। धारा है 149 से 153 तक। उसके बाद ये 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां। इत्तला करने का मतलब है इन्फॉर्म करना
कि सर ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, पुलिस को इन्फॉर्म करना। और जब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है उसके बाद वो अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण करने से रिलेटेड उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं पुलिस की, उनको अध्याय 12 में बताया गया है। अन्वेषण करने को बोलते हैं इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। कैसे इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, पुलिस को इत्तला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियों के बारे में जिक्र है अध्याय 12 में। और देखो इसी में ही आएगा FIR वाला मुद्दा भी, 154 है ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई थी लास्ट टाइम भी, ठीक है। उसके बाद 13वां अध्याय है जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। जांच क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन है। विचारण मतलब क्या है कि कोर्ट में जो सुनवाई चलती है, उन जांचों और उन विचारणों में जो दंड न्यायालय हैं, जो न्यायालय हैं, उनकी अधिकारिता के मतलब उनके कितनी पावर है, कितना अधिकार क्षेत्र है, कितनी अधिकारिता, कितनी शक्ति रखते हैं आप अपने आप में उसके बारे में जिक्र आया है ये अध्याय 13 में। और धारा है 177 से 189 तक। उसके बाद अध्याय 14 क्या कहता है, कार्यवाही शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। कोई भी कार्यवाही है जो दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है, उसको चालू करने के लिए कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का जिक्र आया है अध्याय 14 में। और धारा है 190 से 199 तक। उसके बाद है 15 में है सीधे 15 का टॉपिक है मजिस्ट्रेटों से परिवाद। परिवाद का मतलब है यहाँ पे शिकायत करना। मजिस्ट्रेटों से शिकायत लगाई जाती है, शिकायत की जाती है, तो उस संबंध में जो भी प्रावधान है वो 15वें अध्याय में है। और धारा है 200 से लेके 203 तक। उसके बाद 16वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 16वें अध्याय में है मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ किया जाना। अब मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही को, समक्ष मतलब मजिस्ट्रेटों के सामने जो कार्रवाई है, जो भी काम शुरू होने हैं, वो किस तरह से शुरू होंगे, उनका जिक्र अनुच्छेद इसमें अध्याय 16 में है। और धारा आती है 204 से 210 तक। उसके बाद 17वां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वें अध्याय में है आरोप। डायरेक्टली जो आरोप की बात है, आरोप की परिभाषा भी आएगी। धारा 2 में के जो भाग आएंगे उसमें आरोप की धारा भी आएगी। और इसके बारे में विस्तृत चर्चा, आरोपों के बारे में विस्तृत चर्चा है 211 से 224, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद है 18 भाग, अध्याय 18 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। देखो अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो अभी धाराएं आएंगी तो हमको पता लगेगा सेशन न्यायालय क्या होता है। सेशन न्यायालय को सत्र न्यायालय कहते हैं। अब इनमें मतलब डिफरेंस क्या है, क्या चीज होती है, आपने अलग अलग तरह के न्यायालय सुने होंगे। तो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, इसके बारे में प्रावधान है अध्याय 18 में। और धाराएं हैं 225 से 237। आप इनको नॉर्मली पढ़ लीजिए। आप इनको ना एक काम करना, लिख के और अपने रूम में कहीं ऐसे चिपका लेना। इसी तरह IPC की चिपका लेना, और के चिपकाने की जरूरत नहीं है। इनको आप बार बार पढ़ते रहेंगे, ये आपको काम ही आएंगे। और सपोज करो कल क्या होगा, कल आपका UPSI बन जाएंगे, फिर आपको IPS या IAS बनने का मन करेगा। तो ये सब चीज़ें IAS IPS को तो रटी होती हैं सब चीज़ें। एक्चुअली में दरोगा का भी रटी होनी चाहिए, पर ऐसा मतलब मुझे बच्चों ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर में उतने अच्छे ढंग से चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। पर IAS IPS के लिए तो टॉप फैकल्टीज़ होती हैं, उनको तो बहुत अच्छे से याद होती हैं। आपने त्रिपुरा का वो केस देखा होगा जिसमें DM साहब ने, शैलेंद्र DM शैलेंद्र थे, उन्होंने शादी में जाके उत्पात मचाया था। वो फटाफट कैसे सेक्शंस बोल रहे थे, 144 CRPC, 188 IPC और 353 IPC ऐसे बोल रहे थे। उनको याद है सब चीज़ें। तो आपको भी ये चीज़ें ऐसे ही याद होनी चाहिए, बार बार इनका अभ्यास करते रहिए। तो सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण अध्याय 18 में है। अध्याय 19 में है मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामलों का विचारण। विचारण मतलब सुनवाई, सही है कि मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामले में आपको समझाऊंगा आगे वारंट मामले क्या होते हैं। मजिस्ट्रेटों के द्वारा वारंट मामलों का विचारण ये अध्याय 19 में है। और धारा 238 से 250 तक है। उसी प्रकार अध्याय 20 में मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण, ये 251 से 259 तक है। उसके बाद जो हमारा अध्याय 21 है, ये बात करता है संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त विचारण के मतलब फास्ट ट्रैक जैसा कुछ है ना, संक्षिप्त विचारण। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, छोटे छोटे विचारण संबंधी जो मामला है कि जल्दी जल्दी कैसे मामला निपटाया जाए, ये बात आती है 260 से 265। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ सकता है। ये बाद में अमेंड किया गया है, इसको संशोधित करके लगाया गया है भाग 21A। इसका नाम है सौदा अभिवाक। सौदा अभिवाक अब आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग मतलब कि जो ये अभियुक्त है, मतलब जिस पे आरोप है, जो पीड़ित पक्ष है, उनके लिए कुछ ये एक ऐसा रास्ता निकाला गया है
कि वो आपस में मिल बैठ के कोर्ट की परमिशन से सौदा अभिभाग यानी प्ली बार्गेनिंग जैसा एक बहुत सुंदर रास्ता है कि वो फटाफट अपने मामले को निपटा लें, अपने मामले को निपटा लें। ऐसा एक प्रावधान है सौदा अभिभाग, प्ली बार्गेनिंग। ये अनुच्छेद ये भाग 21A में है और धारा इसकी कहां से कहां तक है 265A से लेके L तक सौदा अभिभाग, यानी कि जो पीड़ित पक्ष है और जो अभियुक्त है मतलब जिसने अपराध किया है उसके प्रति बात की जा रही है कि कैसे अपना मामला फटाफट निपटा जा सके। तो आप आगे देखो, तो 22वें में देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई यार कितनी मेहनत लगती है बार बार वीडियो को रोक के और बार बार उसको फिर लिखना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, फिर ये सब एडिट होने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अच्छे से पढ़ते रहो इसको, केवल मतलब समझ लो। इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं केवल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अध्याय आपको पता होने चाहिए, ये अध्याय आपको पता होने चाहिए और फिर आप अच्छे से मतलब इसको कैजुअल लेना, ज़्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से इसको पढ़ लो। 22वें अध्याय में है कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। कारागारों में जो बंद हैं, परिरुद्ध हैं, उन व्यक्तियों की हाजिरी संबंधी प्रावधान है या निरुद्ध। आपने निवारक निरोध पढ़ा होगा, हमने अनुच्छेद 22 पढ़ा था संविधान का, उसमें निवारक निरोध की बात आई थी, आपने वो पढ़ा था, जिसमें हमने पोटा, मीसा और NSA वगैरह बहुत चीज़ें पढ़ी थी, कोफे पोसा पढ़ा था। तो इस तरह के जो नियम थे निवारक निरोध वाले, तो निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी के लिए जो प्रावधान है और कारागार में जो बंद हैं उनको हाजिर करने के लिए प्रावधान है वो अध्याय 22 में है और धारा 266 से 271 है। उसके बाद अध्याय 23 में है जांचों और विचारणों में साक्ष्य, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और जो सुनवाई हो रही है, विचारण हो रहा है, उसमें साक्ष्य जो सबूत हैं उन संबंध में जो प्रावधान है वो अध्याय 23 में है और 272 से लेके 299 तक ये अध्याय कवर करता है। उसके बाद 24 में है, अध्याय 24 में है कि जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध, जांचों और विचारणों के बारे में जो साधारण उपबंध हैं, नियम कायदे कानून हैं इन्वेस्टिगेशन और सुनवाई के बारे में, वो अध्याय 24 में है 300 से लेके 327 धारा तक। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 25 विकृत चित्त अभियुक्त, विकृत चित्त व्यक्ति IPC 84 पागल व्यक्ति, उससे अगर कोई पागल व्यक्ति है और वो अभियुक्त है यानी कि वो उस पर आरोप लगा हुआ है कि विचारण चल रहा है, उस पर ट्रायल चल रहा है ना, विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्ति के बारे में उपबंध, उसके संबंध में उपबंध है कि किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, ये 25वें अध्याय में है और धारा 328 से 339 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद 26वां है न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। अब जो न्याय प्रशासन है, न्याय प्रशासन आप समझते होंगे, इतने समझदार आप होंगे, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं उनके विषय में उपबंध है अध्याय 26 में और धारा है 340 से 352 तक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो मैं इंपॉर्टेंट बता जा रहा हूं उन पे आप स्पेशल निशान लगाते रहिए, वो तो आपको पता होने ही चाहिए। 27 में है निर्णय, जो जजमेंट देता है, कोर्ट जजमेंट देता है, वो किस तरह से उसके संबंध में जितने प्रावधान है वो 27वें अध्याय में है और धारा है 353 से लेके और 365 तक। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। 28वां भी इंपॉर्टेंट है, मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, यानी किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो गया तो उस मृत्युदंड की पुष्टि के लिए किसी व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाना है, वो मामला पूरा प्रस्तुत किया जाना है, उस संबंध में जो भी प्रावधान है वो 28वें अध्याय में है और धारा 366 से 371 तक इसमें दिया गया है। उसके बाद 29वां भी काफी इंपॉर्टेंट है, 26वां नहीं ध्यान रखना, 25वां, 27वां, 28वां, 29वां अपील है। अपील करना होता है ना, अपील करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे मतलब हायर कोर्ट्स में जाते हैं। तो अपीलों संबंधी जो बात है वो अध्याय 29 में है और धारा 372 से 394 तक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद 30 में है निर्देश देना, कोर्ट कोई निर्देश देता है किस प्रकार से या कोई भी मजिस्ट्रेट निर्देश देता है, वो निर्देश और पुनरीक्षण जो रिवीजन होता है उसके बारे में जो भी प्रावधान है वो अध्याय 30 में है और धारा है 395 से 405। उसके बाद है ये 31 इंपॉर्टेंट है, आपराधिक मामलों का अंतरण, यानी कि आपराधिक जो मामले हैं उनको ट्रांसफर किया जाना। अब वो कैसे कैसे ट्रांसफर होंगे वो अध्याय 31 में बात आ रही है और धारा है 406 से 412 तक। उसके बाद 32वां है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट है, दंडादेशों का निष्पादन, जो दंड के आदेश हैं मतलब क्या पनिशमेंट मिलना है उनका निष्पादन यानी कि उनको लागू किया जाए, निलंबन यानी कि उनको अगर खत्म करना पड़ जाए खत्म कर दें, परिहार का मतलब सीधे सीधे चेंज करना,
परिहार का मतलब है चेंज करना, कि सपोज करो दिया है 10 साल, उसको बोल दिया है कि भाई इसको इस तरह का दंड मिलेगा, यानी कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, तो फिर उसको चेंज कर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आप क्या कर लीजिए, इसको आजीवन कारावास में। तो इस तरह से परिहार का आप मतलब लगा सकते हैं। और लघुकरण आप लगा सकते हैं, लघुकरण के 20 साल की जेल थी, 10 साल की कर दी। तो इस संबंध में जो भी प्रावधान है वो अध्याय 32 में दिए हुए हैं और धारा 413 से 435 तक दिए हुए हैं। अब बचे हुए हैं 33, 34, 35, 36, 37 5 हैं, उनको और देख लेते हैं। तो ये आखिरी 5 अध्याय हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बस ये पूरा हो जाएगा। अध्याय 33 में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जमानत और बंध पत्रों के बारे में उपबंध। जो बेल होती है और जो बंध पत्र, जो बॉन्ड्स भरवाए जाते हैं, उनके संबंध में जो उपबंध हैं वो अध्याय 33 में है, धारा 436 से लेके 450 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है 34वां, संपत्ति का व्ययन। संपत्ति का व्ययन, व्यय करना होता है ना कि खर्च कर देना, एक्सपेंडिचर हो जाना। तो संपत्ति के व्ययन से मतलब क्या है, जब कोई केस सॉल्व हो जाता है तो उस केस सॉल्व होने के बाद अगर उस केस में क्या रहता है, कोई अपराध किया गया है और अपराध में प्रयुक्त कोई संपत्ति है तो उसको नष्ट करके, या किसी केस की जड़ ही कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति को दे के, परिधान करके, दे के, मतलब किसी भी तरह से उस संपत्ति को निपटारा कुल मिला के करना। चाहे तो अगर वो अपराध में यूज हुई है तो उसको नष्ट कर देना, या दे के कुछ भी मतलब उसको निपटा देना, उस संपत्ति के मामले को निपटा देना, इसी को कहते हैं संपत्ति का व्ययन। और ये है 451 से लेके 459 तक। उसके बाद ये तीनों हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 35 में है अनियमित कार्यवाहियां, 460 से 466। 36 में है कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा। संज्ञान होता है कि जानकारी में आना, कुछ अपराधों की जानकारी लेने के लिए कोई परिसीमाएं हैं, वो है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। 467 से 473। और 37 में है प्रकीर्ण यानी मिससेलेनियस, जो कुछ छूटा बचा हुआ बच रहा है, वो 487 से 474 से 484 तक है। तो ये आपके पूरे अध्याय पूरे हो गए। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, पर आपने बहुत सपोर्ट किया, इसी तरह प्यार करते रहिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।